हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली लास्ट वीडियो का ओवरव्यू लेते हैं, जिसमें हमने जाना था भारत पे दो तुर्क आक्रमणकारी आते हैं, जिसमें पहला होता है मोहम्मद गजनबी और दूसरा होता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के द्वारा ही दो फेमस बैटल लड़े जाते हैं, जिनमें फर्स्ट बैटल होता है तराइन का प्रथम युद्ध और सेकंड होता है तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है और भारत में स्थापना होती है मुस्लिम शासन की। जो मोहम्मद गोरी के तीन सेवक स्लेव हुआ करते थे, यानी गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में फर्स्ट गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत का साम्राज्य किया। दूसरा था यल्दोज, जिसने गजनी का, और तीसरा था कुबाचा, जिससे मिला गया था काबुल और कंधार का शासन। जो मोहम्मद गोरी भारत से जब लौटता है तो वह भारत का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है और उसी को भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का काम सौंपता है कि अब आप भारत पे रूल कीजिए और भारत में मुस्लिम शासन को, जो भारत में मुस्लिम धर्म है, इसका प्रचार प्रसार करिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही भारत में सबसे पहले बनाई जाती है दो मस्जिदें, जिसमें सबसे फर्स्ट मस्जिद है कुब्बतुल इस्लाम और दूसरी मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत पे 5 डायनेस्टी रूल करती है। उन्हीं डायनेस्टी में जो फर्स्ट डायनेस्टी है वह है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। और जो गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड होता है वह 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक का होता है। 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर क्या गुलाम वंश के शासक रूल करेंगे। जो गुलाम वंश होता है यानी स्लेव डायनेस्टी है, इसका जो फाउंडर होगा, इसका फाउंडर माना जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक वर्ड है, इसका जो मीन होता है वह होता है गॉड ऑफ मून, यानी चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक हिज फर्स्ट कैपिटल, ये इसकी जो प्रथम राजधानी होती है वह होती है लाहौर। इसकी प्रथम राजधानी लाहौर। मोहम्मद गोरी जब भारत में रूल करता है, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कर देता है, तो अपनी वह प्रथम राजधानी बनाता है किसको, दिल्ली को। लेकिन जब गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो फर्स्ट कैपिटल अपनी बनाता है लाहौर को। और लाहौर की जनता भी लाखों रुपए का दान दिया करता था, तो इसे लाहौर की जनता से एक टाइटल मिला हुआ था, जिसे बोला जाता लाख बख्श, यानी लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श जिसे बोला जाता था लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी फर्स्ट कैपिटल लाहौर हुआ करती थी, और इसे ही एक टाइटल प्राप्त था जिसे बोला जाता था लाख बख्श। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा मोहम्मद गोरी का सेनापति हुआ करता था, और ये हमेशा दिल्ली सल्तनत में जो रूल करेगा, तो ये सेनापति के शासन पर बैठकर ही दिल्ली सल्तनत को रूल करता है। यह कभी भी सुल्तान के पद को ना तो धारण करता है, ना उस शासन पर बैठता है। जब ये सेनापति की गद्दी पर बैठकर जब शासन करता है, और ये कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता, तो ये एक सेनापति की, एक सिपाही सलाहकार की उपाधि होती है, उसे धारण करके दिल्ली सल्तनत को रूल करता है। सिपा सालार की उपाधि होती है, उससे धारण करके क्या करता है, भारत पर रूल किया करता है। तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने कभी भी सुल्तान की
उपाधि धारण नहीं की, हमेशा सेनापति की उपाधि धारण करके शासन किया, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सिपह सालार की क्या की, सिपह सालार की उपाधि धारण करके दिल्ली सल्तनत को रूल किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसी का दामाद, इसी का गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का क्या किया हुआ था, राज्यपाल घोषित किया हुआ था। जो बदायूं है, बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक स्थान है बदायूं, जहाँ का राज्यपाल बनाया गया था किसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और इसी का गुलाम हुआ करता था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह जब अपने दिल्ली सल्तनत को रूल कर रहा था, तो इसी टाइम इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई। जो कुतुब मीनार है, उसकी नींव रखवाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसे पूर्ण करवाया जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश का जो शासनकाल होगा, उसमें कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण होगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल्कागी का जो नाम है, उस पे ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया और इसी नाम से के द्वारा उस मीनार का निर्माण कराया गया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वह 1210 ईस्वी में पोलो को ही बोला जाता है चौगान। जब पोलो और चौगान खेल रहा था, तो यह घोड़े से गिर गया और इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु होती है कहाँ पे, लाहौर में, तो लाहौर में ही इसका टॉम यानी इसकी जो मकबरा या कब्र होती है, वह कहाँ होती है, लाहौर में। इसकी कब्र को कहाँ बनाया जाता है, लाहौर में बनाया जाता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो 1210 में ही अगला गुलाम वंश का अगला शासक बनेगा इसी का पुत्र आराम शाह। तो 1210 में अगला शासक बनेगा आराम शाह। लेकिन जब आराम शाह सिंहासन पर बैठता है, तो यह बात गवारा नहीं हुई इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश चाहता था और यह बात मानता था कि मोहम्मद गोरी का जब दामाद या इसका सेवक जब कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठा, तो इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद और गुलाम मैं हूँ, तो मैं दिल्ली सल्तनत का असली हकदार हूँ, इसलिए मुझे सिंहासन पर बैठना चाहिए और सुल्तान की उपाधि धारण करनी चाहिए। तो इसलिए इल्तुतमिश आराम शाह पर आक्रमण कर देता है। जब इल्तुतमिश बदायूं से अपनी सेना लेकर जाता है लाहौर में, और लाहौर से अपनी सेना लेकर आता है आराम शाह। जब यह दोनों अपनी सेना लेकर आते हैं, तो पंजाब के निकट एक जूड़ नामक स्थान पर लड़ा जाता है बैटल ऑफ जूड़, यानी जूड़ का युद्ध, जो लड़ा जाएगा पंजाब के निकट, और जो होगा 1210 ईस्वी में लड़ा जाएगा इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य। और इस युद्ध में आराम शाह पराजित हो जाता है और अगला गुलाम वंश का शासक बनता है इल्तुतमिश। तो 1211 अगले ही साल 1211 में जूड़ का युद्ध लड़ा जाता है। सॉरी, मैंने गलत कर दिया, 1211 में जूड़ का युद्ध लड़ा जाएगा और अब 1211 में ही सिंहासन पर बैठता है इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठता है, तो इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, और इसे ही माना जाएगा भारत का प्रथम सुल्तान। भारत का प्रथम सुल्तान जो माना जाएगा किसको, इल्तुतमिश को। इसे भारत का प्रथम सुल्तान और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? अब तक जितने भी शासक हुए, जिसमें मोहम्मद गोरी और गजनबी, जिन्होंने अपने आप को सुल्तान तो कहलवाया,
लेकिन उन्हें बगदाद के खलीफा से उपाधि प्राप्त नहीं थी सुल्तान की। लेकिन जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफाओं के द्वारा उपाधि प्राप्त थी सुल्तान की। और ये इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह सेनापति के रूप में रूल करता है, लेकिन जब इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठता है तो इसे बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सुल्तान की उपाधि दे दी जाती है और यही कहलाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान और भारत का प्रथम सुल्तान। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड होता है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक भारत पर कौन रूल करेगा? इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश है यह जब भारत पर रूल करेगा और इसे सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा प्राप्त होगी, तो यह एक घोषणा करवाता है कि अब जितने भी दिल्ली सल्तनत पर जितने भी सुल्तान होंगे वह कहलाएंगे, जितने भी शासक होंगे वह कहलाएंगे सुल्तान। अब दिल्ली सल्तनत पर प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था जिसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त थी, और आखिरी शासक होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जिसको बाबर पानीपत के युद्ध में हरा देता है, वही दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कहलाएगा। तो दिल्ली सल्तनत है, इसका टाइम पीरियड होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। जो टाइम पीरियड होगा वो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कहलाएगा। इसके बाद 1226 ईस्वी में लड़ा जाता है पानीपत का युद्ध, और जिसमें पानीपत के युद्ध में बाबर हरा जाता है इब्राहिम लोदी को, और यहीं पर दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कहलाएगा इल्तुतमिश, लेकिन आखिरी सुल्तान कहलाएगा इब्राहिम लोदी। जब इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठता है तो 1215 यानी 1215 में एक यल्दोज, जो कि किसका सेवक हुआ करता था? मोहम्मद गोरी का। तो इसी यल्दोज की नजर पड़ती है दिल्ली सल्तनत पर, और इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहा जाता है तराइन का थर्ड युद्ध। तराइन का थर्ड युद्ध लड़ा जाता है, जो लड़ा जाएगा वर्सेस इल्तुतमिश और यल्दोज। इसमें यल्दोज की पराजय होती है और वह लौट जाता है गजनी। जब यल्दोज गजनी लौट जाता है तो जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत पर रूल करता है, अपना शासन किया होता है, तो 1221 ईस्वी में आक्रमण होता है चंगेज खान का। चंगेज खान, जिसे एशिया का सबसे क्रूर और बदनाम शासक कहा जाता है, उसका आक्रमण होता है 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत। उसका आगमन होता है भारत में। इसके आगमन होने का मेन जो कारण होता है वह होता है जो चंगेज खान है। चंगेज खान का इसका एक्चुअल नेम क्या होता है? इसका एक्चुअल नेम है तैमुचिन, यानी वास्तविक नाम है इसका तैमुचिन खान। तैमुचिन खान, जो तैमुचिन खान है, चंगेज खान है, यह एशिया का इतना बदनाम शासक होता है, इतना क्रूर शासक होता है कि ये इसको खुद पता होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी जनता, जो इसकी जनता है, वह मेरे लोग मेरे ही शरीर को नहीं छोड़ेंगे। तो जब चंगेज खान अपने सेनापति को आदेश देता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और मेरे जनाजे में जितने भी लोग जाएं, उनको रास्ते में ही मरवा दिया जाए, तो इसी आदेश का पालन करता है चंगेज खान का सेनापति। जब चंगेज खान की मृत्यु होती है और इसके जनाजे में जितने भी लोग जाते हैं, उन सबकी इसका सेनापति क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है कि किसी को भी इसके कब्र का पता ही ना लगे कि इसकी कब्र है कहाँ। और आज तक तैमुचिन की कब्र का पता नहीं चल पाया कि इसका मकबरा कहाँ पर है। तो 1221 में इल्तुतमिश के टाइम जब चंगेज खान का आक्रमण होता है, और जो चंगेज खान है यह मंगोलिया से आया था। यह एक
है, इसके छोटे भाई की हत्या कर दी जाती है एक उज़्बेकी शासक जिसका नाम है जलालुद्दीन माकबरनी। इसका नाम है जलालुद्दीन माकबरनी। इसी जलालुद्दीन माकबरनी के द्वारा चंगेज खान के भाई की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो चंगेज खान इसका पीछा करते हुए भारत में आता है, क्योंकि जो जलालुद्दीन माकबरनी है यह भागता हुआ आ जाता है भारत में सिंध से होता हुआ आ जाता है इंडिया। जब ये भारत में आता है तो पीछे पीछे से चंगेज खान मंगोल से कहाँ आ जाता है, भारत में आ जाता है। जो जलालुद्दीन माकबरनी है जो इल्तुतमिश से क्या करता है, सहायता मांगता है। जो जलालुद्दीन माकबरनी को पीछा करते हुए वह भारत आता है और इल्तुतमिश से चंगेज खान वो जलालुद्दीन माकबरनी जब सहायता मांगता है तो चंगेज खान पीछे से किसको, इल्तुतमिश को क्या कहता है, इल्तुतमिश को चेतावनी देता है और मदद न करने की हिदायत देता है, जिस कारण मदद न करने की हिदायत देता है और कहता है कि आपने यदि जलालुद्दीन माकबरनी की क्या की, सहायता की, तो मैं दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करूंगा और दिल्ली सल्तनत को क्या कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। तो इल्तुतमिश जलालुद्दीन माकबरनी की मदद नहीं करता है और चंगेज खान भारत में आता है, इसकी हत्या करता है और इसकी हत्या करके वापस सिंध से कहाँ लौट जाता है, मंगोल लौट जाता है। इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठता है 1211 ईस्वी में। इसे ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा और इसे ही प्रथम सुल्तान माना जाएगा। 1215 में दिल्ली सल्तनत पर यल्दौस की नजर पड़ती है और लड़ा जाता है थर्ड बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाएगा, जो लड़ा जाएगा इल्तुतमिश और यल्दौस के मध्य, और यल्दौस पराजित होकर गजनी लौट जाता है। 1221 में चंगेज खान भारत पर आक्रमण करता है और जलालुद्दीन माकबरनी की हत्या करके वापस कहाँ लौट जाता है, मंगोल लौट जाता है। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के द्वारा चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जाते हैं। इसके द्वारा चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जाते हैं। जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था, टका, और तांबे के सिक्कों को कहा जाता था जीतल। इल्तुतमिश के द्वारा दो सिक्के चलाए जाते हैं, एक चांदी के जिन्हें टका कहा जाएगा, दूसरे थे तांबे के जिन्हें कहा जाता था जीतल। जब इल्तुतमिश भारत पर रूल करता है तो इसकी दरबारी लैंग्वेज यानी दरबारी जो भाषा वह क्या हुआ करती थी, इसकी दरबारी भाषा हुआ करती थी फारसी। इसके जो दरबार के जितने भी कामकाज थे वह सब फारसी लैंग्वेज में हुआ करते थे, तो इसकी दरबारी भाषा हुआ करती थी फारसी। इल्तुतमिश के काफी गुलाम हुआ करते थे, लेकिन इसने में 40 गुलामों का एक दल बनाया हुआ था जिसे कहलाता है तुर्कान ए चहलगानी या दल 40, यानी 40 लोगों का समूह। तो इसके द्वारा दल 40 लोगों का समूह बनाया गया जिसे कहा जाता था दल 40 या तुर्कान ए चहलगानी, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा। इसमें इसके 40 गुलामों का एक समूह हुआ करता था। इल्तुतमिश के ही द्वारा भारत में इक्ता प्रथा स्टार्ट की। इक्ता प्रथा क्या होता है, युद्ध में लूटी गई भूमि या हड़पी हुई संपत्ति जिसे दान में दी जाती थी, जो दान में दी गई भूमि थी, इसे ही क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। और जो इक्ता दिए जाने वाले प्रांत थे उन्हें ही जो प्रांत अधिकारी थे, इक्ता दिए जाने वाले जो प्रांत थे उन्हीं प्रांत अधिकारियों को बोला जाता था इक्तेदार।
क्या बोला जाएगा? इक्तेदार। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के टाइम 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण हुआ। कब हुआ? 1229 यानी 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण क्या हो गया? पूर्ण हो गया। और इसी वर्ष इल्तुतमिश के द्वारा अपनी राजधानी लाहौर से शिफ्ट कर ली जाती है। लाहौर से यह अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर लेता है? दिल्ली। यह लाहौर से अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेगा दिल्ली। और अगली राजधानी किसको बनाया जाता है? दिल्ली को बनाया जाता है। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के 4 बेटे थे और 4 ही अयोग्य थे। जब एक बार इल्तुतमिश कालिंजर अभियान पर जाता है तो इस अभियान में जो इल्तुतमिश है उसके जो 4 बेटे होते हैं, 4 बेटे ही अयोग्य साबित हो जाते हैं। और इस अभियान में जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश की जो बेटी है जिसका नाम था रजिया सुल्तान इल्तुतमिश का साथ देती है इस कालिंजर मिशन पर। और जब इस मिशन को पूरा करवाती है रजिया सुल्तान के द्वारा कालिंजर मिशन कंप्लीट होता है। और जो इल्तुतमिश है वह अपना अगला उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहता है? रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी होती है? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान बेटी होती है इल्तुतमिश की। जो रजिया सुल्तान है रजिया सुल्तान बेटी होती है। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश अपने मरने से पहले ही कुतुब मीनार परिसर में अपनी जो कब्र होती है वह खुदवा लेता है। जो इल्तुतमिश है वह अपने मरने से पहले ही कुतुब मीनार परिसर में अपने जीवित रहते ही अपनी मकबरे का निर्माण पूर्ण करा देता है। और जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 ईस्वी में, तो 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु होगी तो इसका टॉम कहाँ होगा? कुतुब मीनार परिसर में, जिसका निर्माण वह जीवित रहते ही करा लेता है। कुतुब मीनार परिसर में टॉम होता है किसका? मतलब मकबरा होता है इल्तुतमिश का, जिसका निर्माण वह जीवित रहते ही करा लेता है। और इसकी मृत्यु के बाद इसकी मर्जी के खिलाफ अगला सिंहासन पर कौन, अगला जो गुलाम वंश का शासक बनेगा वह इसका जो बड़ा बेटा है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन पर बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह कहाँ शासन पर बैठता है। जब यह इल्तुतमिश की मर्जी के खिलाफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठता है तो यह बात रजिया सुल्तान को पसंद नहीं आती, क्योंकि जो इसके रजिया सुल्तान के जो पिता थे इल्तुतमिश, वह अगला जो शासक है वह रजिया सुल्तान को घोषित करके गए थे। लेकिन सिंहासन पर बैठ कौन जाता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। जब रजिया को ये बात पसंद नहीं आती तो वह लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली सल्तनत पर जाती है। क्योंकि जो लाल वस्त्र थे वह क्यों पहनती है? क्योंकि जो इल्तुतमिश था, जब इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था उसमें जब किसी को न्याय चाहिए होता था, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ये प्रथा थी कि जब किसी को न्याय चाहिए तो वह दरबार में लाल वस्त्र पहनकर आए। जिस वजह से रजिया लाल वस्त्र धारण करती है और दिल्ली की जनता के सामने जाती है और उनको मदद करने का आग्रह करती है कि आप मेरी मदद कीजिए अगला सुल्तान बनने में। तो दिल्ली की जनता है वह रजिया का साथ देती है और रजिया अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह की क्या कर देती है? हत्या करवा देती है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और अगला शासक जो बनती है वह बनती है रजिया सुल्तान। अपने भाई की हत्या करके रजिया सुल्तान अगली शासक बनती है, जो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक क्या करेगी? शासन करेगी। जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान
दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका है। दिल्ली सल्तनत पर फर्स्ट जो शासिका होगी वह रजिया और आखिरी भी रजिया ही होगी। इसके अलावा किसी भी महिला ने दिल्ली सल्तनत पर रूल नहीं किया, सिर्फ रजिया सुल्तान के अलावा। जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान थी, जो रजिया सुल्तान जब दरबार में जाया करती थी, इसने मतलब बुर्खा वगैरह की सब कुछ त्याग कर दिया था। यह दरबार में टोपी और कोट पहन के जाया करती थी। तो इस जो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की जो जनता है वह रजिया को रजिया सुल्तान कहा करती थी। वह रजिया को रजिया सुल्तान कह के पुकारने लगी। रजिया सुल्तान ने पूरी तरीके से जो महिला की होता है बुर्खा वगैरह वह सब कुछ त्याग करके एक सुल्तान की तरह रहा करती थी। इसलिए दल चालीसा के 40 लोगों को यह बात गवारा नहीं हुई कि जो एक महिला है वह दिल्ली की क्या बने, शासक बने। जब यह बात उनको गवारा नहीं हुई और यह बात रजिया के छोटे भाई को पसंद नहीं थी, तो इन सबों ने रजिया के खिलाफ क्या करना, रजिया के खिलाफ साजिशें करना स्टार्ट कर दिया। आज की वीडियो में हमने जाना था गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे लाल बख्श की उपाधि प्राप्त थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार की नींव रखी गई, जिसे पूर्ण कराया गया इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोगो या चौगान खेलते वक्त हुई और इसकी जो कब्र है वह लाहौर में है। अगला शासक इसका बेटा बनता है आराम शाह, लेकिन इल्तुतमिश आराम शाह को जूट के युद्ध में पराजित करके अगला दिल्ली सल्तनत का वास्तविक और भारत का प्रथम सुल्तान बन जाता है, जो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश के द्वारा 1215 में यल्दौस को पराजित किया जाता है। यल्दौस को पराजित करके यल्दौस गजनी वापस लौट जाता है। 1221 ईस्वी में चंगेज खां का आक्रमण होता है और इस चंगेज खां जलालुद्दीन मांगबरनी की हत्या करके वापस सिंध से मंगोल लौट जाएगा, और ऐसे करके जलालुद्दीन मांगबरनी की मदद ना करके इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को क्या कर लेता है, बचा लेता है। यदि वह उसकी मदद कर देता तो चंगेज खां दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय कर देता। इसके बाद इल्तुतमिश कालिंजर अभियान पर जाता है। उस कालिंजर मिशन पर उसकी बेटी रजिया सुल्तान उसका साथ देती है और वह अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर देता है, रजिया सुल्तान को। जब 1236 ईस्वी में रजिया के पिता यानी इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, तो इसकी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की मर्जी के खिलाफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या बैठ जाता है, सिंहासन पर बैठ जाता है। वह लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के सामने आती है और कहती है कि दिल्ली की जनता के सामने आती है रजिया सुल्तान, और दिल्ली की जनता का साथ मिलता है रजिया सुल्तान को, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवा दी जाती है। और अगला शासक बनता है रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर रूल करेंगी, और यह दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी शासिका होंगी जो दिल्ली सल्तनत को क्या करेंगी, रूल करेंगी। और रजिया सुल्तान के पहनावे के कारण ही इसे दिल्ली की जनता रजिया सुल्तान कहने लगी। तो आज की वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं।